नमस्कार साथियों, मंजिल सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट आइसोमेरिज्म को समझेंगे। तो देखिए, अगर आप 12th 2023 की तैयारी एकदम सीरियस होकर करना चाहते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आपकी पकड़ नहीं है, तो उस पकड़ को मजबूत करने के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को नहीं जानते हैं तो SN1 SN2 जैसे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस आप पहचान नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनिक मैकेनिज्म को लिखते समय आप ये नहीं बता पाओगे कि इनेंशियोमर कौन है, रेसिमिक मिक्सचर कहाँ बना, किसको मीजो कंपाउंड कहा जा रहा है, किसको डाइस्टीरियोमर कहा जा रहा है, कहाँ पर कायरल सेंटर होगा, कहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाना है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़रा एक बार आइसोमेरिज्म का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लीजिए। आप जानते हैं कि आइसोमेरिज्म उसे कहा जाता है जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला या उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। तो चलिए आइसोमेरिज्म को एक बार कैटेगराइज कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं? तो आइसोमर्स को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो केमिस्ट्री भी इसको कहा जाता है। अब जरा देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कितने भागों में बांटा गया है। पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा हो जाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तीसरा हो जाएगा पोजीशन, चौथा हो जाएगा फंक्शनल, पांचवा हो जाएगा मेटामर, छठा हो गया टॉटोमर। अब इन सभी आइसोमर्स को स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब चूंकि ये सब 11th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इसको 11th में ज़्यादा फोकस आउट किया जाता है। अब 12th में तो उतना ज़्यादा समय नहीं है कि इसको भी पढ़ाया जाए, लेकिन आप समझिए कि इतना होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत। आई थिंक सब हो चुका है। अगर इसका प्रायोरिटी ऑर्डर देखा जाए सबसे पहले आएगा रिंग चेन, तब आएगा टॉटोमर, तब आएगा फंक्शनल, तब आएगा मेटामर, तब आएगा चेन, तब आएगा पोजीशन। जिसको कहा जाता है रात को FM चलाओ प्यार से। आप इसके ज़रिए आप इसको याद रख सकते हैं। अब चूँकि मुझे इस टॉपिक पर स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर ज़्यादा फोकस करना है। रिएक्शन मैकेनिज्म में 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर सेक्शन में बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर्स में इसका पूरा यूज है। डी ग्लूकोज क्या होगा, एल ग्लूकोज क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिबो रोटेटरी, इन सभी चीज़ों के बारे में यहीं पर पढ़ा जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया। पहला का नाम है कन्फॉर्मेशनल और दूसरा का नाम है कॉन्फ़िगरेशनल। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर और दूसरा का नाम होता है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। अब कन्फॉर्मेशनल आइसोमर को फिर दो भागों में बांटा गया। ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कॉन्फ़िगरेशनल में बहुत स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि स्टैगर्ड फॉर्म होता है, गॉची फॉर्म होता है, इक्लिप्स्ड फॉर्म होते हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर पढ़ा जाए तो ज्योमेट्रिकल में भी EZ सिस्टम होता है, सीस एंड ट्रांस होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में RS सिस्टम होता है या RS इसको नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में इस ऑप्टिकल आइसोमर को पूरा पढ़ेंगे A to Z, जितना ज़रूरत होगा उतना। तो अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। वो आइसोमर का थोड़ा सा टाइप्स का इंट्रोडक्शन था, पूरा नहीं बताया जाएगा, केवल ऑप्टिकल आइसोमर बताया जाएगा जिसको स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पर मैं इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक को स्टार्ट करूँगा कायरल कार्बन से। कायरल कार्बन इसको कहा जाता है। कायरल कार्बन की पहचान के लिए सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालने आता है तो मंजिल सीरीज में हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो बना रखा है, जाइए वहां से देखिए, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लेते हैं कि कार्बन है, और हम लोग जानते हैं कि अगर sp3 होगा तो उसका स्ट्रक्चर पक्का टेट्राहेड्रल होगा। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि A होगा, B होगा, और यहाँ पर E होगा, और यहाँ पर F होगा। A, B, E और F बीच में कार्बन है। हम जानते हैं कि यह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब इसमें पहचान करना है कि इस कार्बन को कायरल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। तो कार्बन का अगर चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो समझिएगा कि वो कायरल कार्बन होगा। 1 2 3 4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तब ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का पहचान होता है कि उस पर स्टार लगा हुआ मिलेगा आपको। अब जैसे कि लिए एग्जाम्पल एक चिपकाते हैं। यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि फ्लोरीन है, और यहाँ पर क्लोरीन है। चलिए, अब इसमें 2 कार्बन है। इसमें देखकर बताना है कि कौन सा कार्बन कायरल होगा, कौन सा कायरल कार्बन नहीं होगा। इस कार्बन को देखिए, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, मिथाइल, चारों अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम काउंट करते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर बराबर होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। THO बराबर 1/2 इंटू वो वाला फार्मूला से भी इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है। डायरेक्ट देखिए सिग्मा बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड को बनाए रखा है, और इसके पास लोन पेयर 0 है, यानी कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। चारों का चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कार्बन कायरल होगा। अब इस कार्बन को देखिए, 3 हाइड्रोजन है, एक जैसा है, तो इसको कहा जाएगा ए कायरल कार्बन। इसको कहा जाएगा कायरल कार्बन। अब दुनिया का कोई भी यौगिक दे दिया जाए, बस इतना नियम अगर याद रखिएगा तो कायरल कार्बन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए, कायरल कार्बन को पहचानने के बाद हम बात करते हैं स्टीरियो सेंटर की। स्टीरियो सेंटर कैसे निर्धारित किया जाता है, इस चीज़ के बारे में समझेंगे। तो हेडिंग डालना है स्टीरियो सेंटर, जिसको शॉर्टकट SC लिखा जाएगा। स्टीरियो सेंटर का एक फॉर्मूला होता है 2 × डबल बॉन्ड प्लस कायरल सेंटर। कायरल सेंटर यानी कि जितना कायरल कार्बन होगा। अब जैसे कुछ लोग को मानना होता है कि स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर दोनों ही की चीज़ होता है, जो कि एक्सट्रीमली फॉल्स है। बिकॉज हम जानते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर ज्योमेट्रिकल भी आता है, जिसमें सिस और ट्रांस को भी माना जाता है। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर उसको 2 से गुना इसलिए किया जाता है कि एक बार सिस होगा तो दूसरा बार ट्रांस हो जाएगा। तो इसीलिए स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर दोनों एक ही चीज़ नहीं है,
वो संयोगवश कभी कभी एक जैसा हो जाता है। तो अगर संयोगवश कभी कभी स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर एक जैसा हो गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर होगा, ऐसा नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। अब जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन यहाँ पर H, यहाँ पर F, यहाँ पर है Br और यहाँ पर है Cl। अब यहाँ पर बताना है कि स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर कितना होगा। तो जरा स्टीरियो सेंटर के चेक कर लेते हैं। देखिए डबल बॉन्ड कितना है, एक डबल बॉन्ड है, तो एक बार ये सीस को उपस्थित करेगा और एक बार ये ट्रांस को रिप्रेजेंट करेगा। आई थिंक यही है HBr, ठीक है। और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एक बार ये सीस को और एक बार ये ट्रांस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड 1 है और इसके पास कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो इसका स्टीरियो सेंटर हो जाएगा 2। तो इस तरीका को आपको याद रखना है कि कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों एक जैसा नहीं है। अब चलिए ज़रा और एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पर CH3 है, CH है, फिर डबल बॉन्ड CH है और यहाँ पर CH है, नीचे OH लगा हुआ है इसके साथ और यहाँ पर है CH3। अब ज़रा आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें आप बताइए कि स्टीरियो सेंटर कितना है, क्योंकि अभी अभी हम आपको बताए हुए हैं कि स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों एक ही चीज़ नहीं है। तो स्टीरियो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कितना है, 1, क्योंकि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक बार सीस होगा तो एक बार ट्रांस होगा, प्लस कायरल सेंटर। देखिए ये कार्बन तो कायरल नहीं है और इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो ये भी नहीं होगा sp2, और ये भी है sp2। ये sp3 है, बट इसमें 3 हाइड्रोजन है जो कि आइडेंटिकल है और कायरल कहलाने के लिए इसका चारों सिंगल बॉन्ड अलग अलग होना चाहिए। ये वाला कायरल होगा और कायरल इसको भी नहीं करेंगे। तो कायरल सेंटर 1 है, यानी कि स्टीरियो सेंटर बराबर हो जाएगा 2 + 1 = 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो आप नोट में इस बात को लिख लीजिए, कायरल सेंटर एंड स्टीरियो सेंटर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अब कभी कभी संयोगवश हो जाता है कि कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर दोनों एक ही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। अब ये तब होता है ना जब वहाँ पर डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं होता है। डबल बॉन्ड जब उपस्थित नहीं होता है तो वहाँ पर कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर दोनों एक ही चीज़ होता है। डबल बॉन्ड का कहने का मतलब कि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हो, चाहे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हो। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर भी उसको स्टीरियो सेंटर की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो वहाँ पर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आएगा ही नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहाँ आता है, और कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जब डबल बॉन्ड बनाता है, तो वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आ जाता है। तो वहाँ पर एक सीस और एक ट्रांस तो बाय डिफॉल्ट होगा ही, इसलिए उसमें 2 से गुना किया जाता है। अगर 4 डबल बॉन्ड आ गया तो समझिए कि वहाँ पर 4 बार सीस बनेगा, 4 बार ट्रांस बनेगा, यानी कि 8 हो गया, इसलिए यहाँ पर 2 से गुना किया करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर इस बात को समझ गए होंगे कि स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर दोनों अलग अलग चीज़ है, एक ही चीज़ नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। तो चलिए, आपने स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर को पहचान लिया होगा। अब आप फिर से हेडिंग डालिए, नया टॉपिक है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाम है इसका RS कॉन्फ़िगरेशन, या इसको RS नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स को R और S से संबोधित किया गया है। किसी का नाम R दे दिया गया है तो किसी का नाम S दे दिया गया है रोटेशन के आधार पर। इसमें R का मतलब होता है रेक्टस और S का मतलब होता है सिनिस्टर। R रेक्टस यानी कि क्लॉकवाइज, S सिनिस्टर यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें आपको
एक फॉर्मूला समझना है जिसका नाम होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बड़ा ही काम का चीज़ है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आर और एस नाम का जो निर्धारण होता है वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के जरिए होता है। शॉर्टकट में इसको FPF भी कहा जाता है। अब इसमें प्रायोरिटी देखा जाता है RS नोमेनक्लेचर लिखते समय, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। अगर सेम हो गया एटॉमिक नंबर तो उसको मास के आधार पर फिर डिफ़र किया जाता है। अगर फर्स्ट एटॉम नंबर अगर सेम हो गया तो फिर सेकंड वाले के पास जाया जाता है। सवाल बनाइएगा तो आपको पता हो जाएगा। मतलब मेन आप इतना याद रखिए कि एटॉमिक नंबर से यहाँ पर प्रायोरिटी लिखा जाता है। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया, जैसे कि हाइड्रोजन में एक हो जाता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम, तो अगर ऐसा केस आ जाता है तब वहाँ पर हम एटॉमिक नंबर को नेगलेक्ट करते हुए, क्योंकि दोनों तो सेम हो गया, तीनों आइसोटोप है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर हम मास देखते हैं और वहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी देखा जाता है, टाइम पीरियड भी देखा जाता है। जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा। E बराबर mc², E बराबर h न्यू, इन सभी चीज़ों को भी अप्लाई कर लिया जाता है। तो चलिए ज़रा यहाँ पर केस 1 को ज़रा लेते हैं। केस 1 हमारा बोलता है इफ़ फोर्थ इज ऑन। अभी आपको सब मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है। इफ़ फोर्थ इज ऑन वर्टिकल पोजीशन, अगर चौथा यानी कि लोएस्ट, इसमें 4 प्रायो ऑर्डर होगा, एक होगा +x वाला, एक होगा -x वाला, एक होगा +y वाला और एक होगा -y वाला, और वहाँ से फिर उसका रोटेशन करना होता है। अगर सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर यानी कि चौथा प्रायोरिटी ऑर्डर वाला वर्टिकल पोजीशन पर होगा तो क्या होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है और इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला सवाल में दिया हुआ होगा और उसके आधार पर हम RS नोमेनक्लेचर लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है मिथाइल ग्रुप CH3 और नीचे लिखा हुआ है H हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ब्रोमीन और यहाँ पर लिखा हुआ है एल्कोहल OH। अब यहाँ से ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है इसी फार्मूला को कहा जाता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला FPS। अब सवाल में कभी कभी क्या होता है कि मोलिकुलर फार्मूला दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होगा। सिंपल है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हो जाएगा। अब जानते हैं कि यहाँ पर कायरल कार्बन होगा, यहाँ पर एक कायरल सेंटर है। अब ये ऐसा केस बन गया है ना कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, और चूँकि हम जानते हैं कि स्टीरियो सेंटर बराबर 2 × डबल बॉन्ड प्लस कायरल सेंटर होता है, तो अब यहाँ पर संयोगवश जितना कायरल सेंटर है उतना ही स्टीरियो सेंटर भी है। तो अब इस केस में आप कह सकते हैं कि जो कायरल कार्बन है वही कायरल सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है, ये तो यूनिवर्सल है, अब वही स्टीरियो सेंटर की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो ये संयोगवश हो गया है। बट रियलिटी आपको पता है कि स्टीरियो सेंटर बराबर 2 × डबल बॉन्ड सिस और ट्रांस के वजह से अब प्लस में होता है कायरल सेंटर। अब यहाँ पर आपको प्रायो ऑर्डर देना है, तो मैंने कहा था कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। तो यहाँ पर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी। ब्रोमीन के बाद ऑक्सीजन का है, तब कार्बन का है, तब हाइड्रोजन का है। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी मिला है हाइड्रोजन को, जो कि वर्टिकल पोजीशन पर है। वर्टिकल पोजीशन मतलब या तो यहाँ रहे नहीं तो यहाँ रहे। हॉरिजॉन्टल पोजीशन का मतलब होता है या तो यहाँ रहे या तो यहाँ रहे। अब 1 से 2 के पास जाना है। अगर 1 से 2 जाते वक्त अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा S, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो नाम हो जाएगा R। आप समझ रहे होंगे बात को। अगर 1 से 2 तक जाने के दौरान हमें रास्ता क्लॉकवाइज कवर करना पड़े तब उसका नाम हो जाएगा R। अगर 1 से 2 तक जाने में हमें रास्ता एंटी क्लॉकवाइज कवर करना पड़े तब उसका नाम हो जाता है S। R का मतलब होता है रेक्टस और S का मतलब होता है सिनिस्टर। अब चूंकि हम देख सकते हैं कि 1 से 2 जा रहे हैं
तो ये हमारा जो रास्ता है ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए ये एस होगा। अगर क्लॉकवाइज होता तो इसका नाम हो जाता आर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आर एस नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। आर का मतलब रेक्टस, एस का मतलब सिनिस्टर। अगर वर्टिकल पोजीशन पर चौथा ग्रुप यानी कि लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला हो तो जैसा रोटेशन होता है वैसा ही हम लिखते हैं। क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। मुझे उम्मीद है कि ये नोमेनक्लेचर आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं अब दूसरा केस। पहला केस तो समाप्त हो चुका है, लिखना है केस नंबर 2। फर्स्ट केस होता है इफ ऑन वर्टिकल 4 इज प्रेजेंट। मगर अगर भाषा टूटा फूटा होगा तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर केमिस्ट्री समझना है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास नहीं हो रही है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला, अगर क्या लिखा हुआ है, इफ ऑन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल वाला केस तो हो चुका है। अगर सबसे कम प्रायोरिटी वाला अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर होगा तो फिर क्या होगा, तो वहाँ पर आपको आंसर को पलट देना है। आंसर को पलट देना है, मतलब अगर आंसर आर आएगा तो उसके बदला में एस लिखना है, अगर आंसर एस आएगा तो उसके बदला में आर लिखना है। 2 केस होते हैं, मात्र 2 ही केस होते हैं आर एस नोमेनक्लेचर का। पहला केस कि अगर वर्टिकल पोजीशन पर होगा चौथा प्रायोरिटी यानी कि सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला, तो उसको जिस रोटेशन में मिला उसी रोटेशन में लिख दिया। आर है तो आर, एस है तो एस, क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। अगर सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला यानी कि चौथा वाला अगर हॉरिजॉन्टल पर आ जाएगा तो आर को एस और एस को आर बना देना है। इसको बोला जाता है आंसर पलट देना। एग्जाम्पल, यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आपको बना कर दिया जाएगा और ऊपर है OH मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर आई थिंक NH2 है और फिर H है, NH2 और यहाँ पर है H। अब इससे को बताना है कि R होगा कि S होगा, मतलब कि रेक्टस होगा कि सिनिस्टर होगा। अब हम जानते हैं कि कायरल सेंटर है, नोमेनक्लेचर करना है। नोमेनक्लेचर करने के लिए यहाँ पर सबसे पहला प्रायोरिटी ऑर्डर होता है कि उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तब हो जाएगा नाइट्रोजन, तब हो जाएगा कार्बन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर चौथा है, सबसे जिसका लोएस्ट प्रायोरिटी है वो है चौथा पोजीशन पर। पहले यहाँ पर रोटेशन हम देख लेते हैं, पहला से दूसरा। अब चूँकि ये रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका नाम होना चाहिए था आर, लेकिन इसका नाम हो जाए इसका नाम होना चाहिए था एस, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसको आर कहा जाता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तब उसको एस कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल इसका नाम होना चाहिए एस यानी कि सिनिस्टर, लेकिन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर चौथा ग्रुप है, लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा आर। तो अगर एस आप बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, आपको आर बोलना होगा। आंसर जो आएगा उसको पलट देना है, आर का एस और एस का आर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहला केस और दूसरा केस समझ में आया होगा। तो चलिए अभी इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आर एस नोमेनक्लेचर पर पकड़ नहीं बन पाता है। तो आर एस नोमेनक्लेचर पर पकड़ बनाने के लिए कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ सवाल लिखूंगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म के रूप में। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ही डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा, बस आपका इतना छोटा सा काम है कि आप पहचान कर लीजिए कि कौन होगा आर और कौन होगा एस। पहला क्वेश्चन है सवाल नंबर 1, यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला दिया हुआ है। H है, F है, CH3 है और CH2 CH3 है। दूसरा क्वेश्चन HFCH2 CH3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है OH,
यहाँ पर CO डबल बॉन्ड O है, तब है H, उसके बाद हाइड्रोजन और यहाँ पर है ब्रोमीन। चलिए 2 सवाल दिए गए हैं और दोनों सवाल को वीडियो को पॉज करने के बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि इसमें कौन होगा रेक्टस, कौन होगा सिनिस्टर। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, आप खुद से अटेम्प्ट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। पहला सवाल में देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर फ्लोरीन है तो कोई डाउट नहीं है कि इसको 1 कहा जाएगा। अब यहाँ पर ये दिक्कत है कि यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो कार्बन कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर देखिए कि उसका दूसरा बॉन्ड किसके साथ बना है, स्टीरियो सेंटर तो इसको कहा ही जाएगा। तो इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन के साथ एक तीसरा हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2, अब ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब चौथा नंबर जो कार्बन है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर नहीं है, वर्टिकल पोजीशन पर है। तो अगर चौथा नंबर कार्बन वर्टिकल पोजीशन पर है तो यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि ये R होगा कि S होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स का यही डाउट होगा कि 1 से 2 तक पहुँचना है, तो 1 से 2 तक पहुँचना है तो पहले 1 से 3 तक तो हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे कीजिएगा कि 1 से 2 हम पहुँच गए और 1 से 2 हम ऐसे पहुँच गए, तो इस तरीके के केस में एक बात याद रखिएगा कि अगर ऐसे भी और ऐसे भी, मतलब कि 1 और 2 दोनों सेम साइड पर आ जाए, या तो सेम वर्टिकल पर आ जाए या सेम हॉरिजॉन्टल पर आ जाए, तब वहाँ पर आप उस साइड से जाइएगा जिसका प्रायोरिटी कम होगा। तो इसमें हम इस साइड से जाएंगे, और चूँकि वर्टिकल पोजीशन पर H है चौथा वाला जिसका प्रायोरिटी सबसे कम है, तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं पलटना है, एक्चुअल में जो आंसर होगा वही हमारा होगा। तो क्लॉकवाइज है तो इसका नाम हो जाएगा R, यानी रेक्टस। अब यहाँ पर आइए, स्टीरियो सेंटर है OH Br C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर H। तो ब्रोमीन को पहला, OH में ऑक्सीजन को दूसरा, इस कार्बन को तीसरा और इसको चौथा प्रायोरिटी ऑर्डर दिया जाएगा। अब यहाँ से जो आपका स्पेशल केस था उस स्पेशल केस में आपको ये बताया गया था कि अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला कोई कंपाउंड या एलिमेंट आ जाता है तब वहाँ पर आंसर को पलटना होता है। देखिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर चौथा आ गया जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे कम है। तो पहले हम रोटेशन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे जाइएगा तो भी 2 मिलेगा, ऐसे जाइएगा तो भी 2 मिलेगा, डिस्टेंस सेम है, तो सवाल उठता है कि हम कैसे जाए, ऐसे जाए कि ऐसे जाए। तो इस तरीके के केस में अगर सेम साइड में 1 2 आ जाए, अगर इधर 1 इधर 2 या इधर 2 तो इधर 1, तो आप उस रास्ते से जाइए जहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर कम हो, तो इस रास्ते से जाना यहाँ पर ठीक होगा। तो ये रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के अनुसार इसका आंसर होना चाहिए था S, लेकिन यहाँ पर आंसर को पलट दिया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा R, और इसी को कहा जाता है RS नोमेनक्लेचर। R का मतलब रेक्टस और S का मतलब सिनिस्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको RS नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा। अब कैसा भी सवाल दिया जाए तो आप उसको बना लेंगे, और इसमें मात्र 2 ही केस बनते हैं। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किए जाने वाला एक्सपेरिमेंट्स में काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है। लैब में अक्सर इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है, जिसका नाम है पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट। पोलैरीमीटर एक्सपेरिमेंट
काफ़ी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है। देखिए इसमें दो तरह का लाइट लिया जाता है, एक होता है नॉर्मल लाइट और दूसरा होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसे एक यहाँ पर नॉर्मल लाइट को लिया जाएगा, कोई सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन को नॉर्मल लाइट से पास कराया जाएगा और इसके ठीक पैरेलल इसको कहा जाता है निकोल प्रिज्म, या इसका एक और नाम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि इसको PPL कहा जाएगा शॉर्टकट में। इसको PPL से पास कराया जाता है। किसको पास कराया जाएगा? ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को पास कराया जाएगा PPL से, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। तो कुछ समय के बाद ये जो हमारा PPL है ये कुछ केसेस में बट जाएगा, जैसे कि या तो ये रोटेट करेगा, नहीं तो रोटेट नहीं करेगा। अगर रोटेट नहीं कर रहा है तो उसको हटाइए, उसकी बात ही नहीं करनी है। अगर रोटेट करेगा तो दो तरीक़े से रोटेट करेगा, या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद दो केस बन रहा है। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को PPL से पास कराने पर दो केस बनता है। पहला केस, इफ रोटेशन RO, इफ रोटेशन पॉसिबल, अगर रोटेशन हो रहा है। इफ नॉट रोटेशन, अगर रोटेशन नहीं हो रहा है तो। दो प्रकार के केस बन गए। अगर रोटेशन होगा तो क्या होगा, अगर रोटेशन नहीं होगा तो क्या होगा। अगर रोटेशन नहीं होता है तब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहा जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर रोटेशन हो रहा है तो या तो थीटा पॉजिटिव होगा या थीटा निगेटिव होगा, यानी कि या तो रोटेशन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर थीटा पॉजिटिव है या थीटा निगेटिव है, इसका मतलब कि रोटेशन पॉसिबल है, और रोटेशन पॉसिबल है तब इसको कहा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब चूंकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसमें जब थीटा पॉजिटिव होता है तो अलग केस बनता है, थीटा निगेटिव तो अलग केस बनता है। थीटा पॉजिटिव यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है, थीटा निगेटिव यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है। अगर थीटा पॉजिटिव है तब इसको कहा जाता है D+, जिसका नाम होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर थीटा निगेटिव है तो इसका नाम होता है L-, जिसका फुल फॉर्म होता है लीबो रोटेटरी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेक्स्ट्रो लीबो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इतना समझने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम देखेंगे कि कब कब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, कब कब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। हम ये तो पहचान कर गए कि कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है। अब ज़रा कंडीशन को चेक करते हैं, मतलब थ्योरेटिकल देखने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डालना है कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला केस मैं लिखूंगा POS।
यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। पहले हम समझते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो लिखना है द लाइन हु डिवाइड्स द स्ट्रक्चर के अलावा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, डिवाइड द स्ट्रक्चर इनटू 2 इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो सकता है, आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो वैसा लाइन या वैसा प्लेन जो पूरे स्ट्रक्चर को 2 बराबर बराबर भागों में बांट दे, उसको कहा जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। तो नोट में एक बात को लिखिएगा, इफ POS इज प्रेजेंट तो समझिए कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दूसरा केस, इफ POS इज एब्सेंट तब वो समझिए कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है तो बिना सोचे समझे वहाँ पर जवाब देना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आपको बनाकर दिया गया है। यहाँ पर CH3 और नीचे CH3 है और HHOH। देखिए अगर इस तरीके का स्केलेटन मिले, सेम साइड सेम तरफ हो, जैसे कि दोनों H एक ही तरफ है, दोनों OH एक ही तरफ है, तब इसको कहा जाता है इरिथ्रो कंपाउंड। अगर एक OH रहता एक H रहता तब उसको कहा जाता है थ्रियो कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पर मैं इसके पैरेलल एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है। यहाँ पर चलिए एक बार OH ला देते हैं और यहाँ पर जैसे कि इसका मिरर इमेज ले लेते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा H और यहाँ हो जाएगा H। देखिए इसमें भी OH एक ही तरफ है, H एक ही तरफ है, तो इसको भी कहा जाएगा इरिथ्रो कंपाउंड। इरिथ्रो होता है, आई थिंक इरिथ्रो ERY होता है, इरिथ्रो कंपाउंड। अब देखिएगा यहाँ पर एक दूसरा केस बन जाएगा। CH3 है, CH3 इसको रहने दीजिए और यहाँ पर एक बार OH कर दीजिए तो एक बार H कर दीजिए, यहाँ पर एक बार OH कर दीजिए। अब देखिए कंबाइनेशन खराब हो गया, कंबाइनेशन बिगड़ गया, तो इसको कहा जाता है थ्रियो कंपाउंड। इरिथ्रो और थ्रियो में यही अंतर होता है। इरिथ्रो में क्या होता है कि दोनों सेम साइड में होता है, दोनों एक जैसा होता है, और थ्रियो में अलग अलग होता है। अब इसमें हमें चेक करना है कि POS होगा कि नहीं। देखिए अब ये जो प्लेन है इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब कि अगर इसको पलट करके इस पर रख दीजिएगा तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाएगा। सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ के ऊपर अगर रखा जाए ना तो एक दूसरे को ढक लेगा। जैसे कि 1 रुपये के 2 सिक्का को अगर रखिएगा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके तो दोनों एक दूसरे को ढक लेगा। इसका मतलब कि वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर POS है। अगर POS इसके पास है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वही बात यहाँ पर देखिए अप्लाई करके, इसके पास भी POS है, क्योंकि अगर यहाँ से हम बांट देते हैं तो ऊपर और ऊपर ये 2 भाग में बट गया और दोनों भाग बराबर बराबर होना चाहिए। तो POS यहाँ भी है और ये भी हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। अब यहाँ पर आइए, अगर इसको देखा जाए
तो ये इस पर हो जाएगा, मतलब अगर सुपर इम्पोज कराया जाए तो H इस पर जाएगा और H इस पर जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों बराबर नहीं है, तो इसके पास POS नहीं है और इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये पक्का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री समझने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम होता है इनेंशियोमर्स, जो कि SN1 और SN2 रिएक्शंस में पूछे जाते हैं कि बताइए कि किस में इनेंशियोमर बनेगा, किस में रेसिपी मिक्सचर बनेगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको हेडिंग डालना है इनेंशियोमर्स। देखिए, इसका बड़ा ही पॉपुलर डिफिनेशन है जिसका उपयोग दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल राइटर है वे लोग इसका यूज करते हैं। इस परिभाषा का कहा जाता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। आप जितना भी फेमस राइटर होता है, पॉला ब्रूस, पीटर साइक्स या हिमांशु पांडे, ये जितने भी फेमस राइटर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फेमस है, जिनका किताब PhD, IIT JEE, नीट, एडवांस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को बनाने के लिए, क्रैक करने के लिए बच्चे लोग पढ़ते हैं, सब में देखिएगा कि यही डिफिनेशन कॉमन है। और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि इस डिफिनेशन को आप डिक्टो याद कर लीजिए। व्हाट इज इनेंशियोमर्स? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। अब ज़रा देखते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज का मतलब क्या होता है। तो एक कंपाउंड दिया होगा, आप पहले उसका मिरर इमेज बना लीजिएगा। आप मिरर इमेज बनाने के बाद आप देखिएगा कि क्या ये दोनों सुपर इम्पोज करते हैं। अगर सुपर इम्पोज कर देंगे तो इनेंशियोमर नहीं होंगे। अगर सुपर इम्पोज नहीं होगा तो इसको कहा जाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ही कहलाता है इनेंशियोमर। अब यहाँ पर किसी का कोई अगर इमेज है तो कोई का इमेज भी किसी होगा, मतलब समझ सकते हैं आप। यहाँ पर एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब इसमें बन गया, तो अगर इसका प्रतिबिंब बनाइएगा तो भी तो इसी के जैसा होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं एक कंपाउंड रखूँगा। एग्जाम्पल में कंपाउंड, यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन में ही सब चीज़ दिया जाएगा और फिशर प्रोजेक्शन काफ़ी पॉपुलर है, मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, NH2 है, H है और OH है। और इसमें तो एक तो बात फिक्स होता है कि स्टीरियो कार्बन यानी कि कायरल कार्बन होगा ही होगा, इसमें नो डाउट। देखिए यहाँ पर कायरल कार्बन है। अब पहचान करना है कि बताइए इसका इनेंशियोमर्स कौन होगा। तो पहला बात कि इसका इनेंशियोमर्स होगा कि नहीं होगा, पहले होगा तब ना हम बताएंगे कि कौन होगा। तो इस पहचान की व्याख्या करने के लिए, पुष्टि करने के लिए हम वहाँ पर इसका मिरर इमेज लेते हैं। तो आप इसका मिरर इमेज बना लीजिए। अब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई मैटर नहीं करता है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लगा कर देख लीजिए कहीं से भी। इसमें एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं है, और इसमें अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं है तब इसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाएगा। अब जरा इसका मिरर इमेज ले लेते हैं। OH आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा H, CH3 और यहाँ पर आ जाएगा NH2। अब जरा देखिए कि कंपाउंड A और कंपाउंड B एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। A का B इमेज है तो B का A भी इमेज है, इस बात को याद रखिएगा। अगर इसका इमेज ये है तो इसका इमेज भी A है, मतलब कि दर्पण में अगर आप जाइएगा, इसको देखिएगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा, और दर्पण में अगर इसको लेकर के जाकर देखिएगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा। इसका मिरर इमेज है ये। ऐसे लिखते हैं, बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है।
अब दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो अगर आप इसको उठाकर इस पर रखिएगा तो ये एक दूसरे को, मिथाइल और यहाँ पर अमोनिया है, तो यहाँ तक तो एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे, लेकिन OH है, यहाँ पर H है, अगर H है तो यहाँ पर OH है। एक दूसरे को अगर उठाकर एक दूसरे को रखिएगा एक के ऊपर दूसरे को, तो वे एक दूसरे को प्रॉपरली कवर अप नहीं कर पाएंगे, मतलब इस एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। देखिए दोनों हाथ है, दोनों हाथ को अगर ऐसे लेते हैं तो ये प्रॉपरली एक दूसरे को कवर कर ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बोथ आर सुपर इम्पोजेबल। बट अगर ऐसा केस होता है तो इसको कहा जाता है बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। देखिए एक दूसरे को नहीं ढक पा रहे हैं, इसको कहा जाता है बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा तो उसको कहिए एनांशियोमर। देखिए इसका मिरर इमेज है और ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है। A एंड B बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज शो they are enantiomers of each other। A और B दोनों एक दूसरे के ऊपर, जो कि खुद मिरर इमेज है, सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है और दोनों मिरर इमेज भी है, तब ये पक्का एनांशियोमर्स का उदाहरण है। अब यहाँ पर आप इस बात को याद रखिएगा कि अगर एक D होता है एनांशियोमर में तो दूसरा L होता है 100%। अगर एक L होगा तो दूसरा D होगा। अब यहाँ पर चूंकि एक्सपेरिमेंट के बिना बताया जा रहा है तो किसी को भी D किसी को भी L थ्योरेटिकली मान लीजिए। तो एनांशियोमर्स में दो कंपोजिशन होता है, एक होता है D तो दूसरा होता है L। अब यहाँ पर अमाउंट के बारे में कोई चर्चा नहीं किया जा रहा है। मैंने आपको ये कभी नहीं बोला है कि ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना भी हो सकता है। 50-50 अगर होगा तो उसका स्पेशल केस बन जाता है। तो एनांशियोमर्स की यही पहचान होती है, अगर एक है D तो दूसरा होगा L, अगर एक है L तो दूसरा होगा D, यानी कि अगर एक है डेक्स्ट्रोरोटेटरी तो उसका दूसरा एनांशियोमर लीवोरोटेटरी होगा, अगर एक है लीवोरोटेटरी तो उसका दूसरा एनांशियोमर डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए R और S में इन जनरल पहचानने का एक तरीका होता है, जैसे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर ही इसको लिखिएगा P। अगर इसका हम मिरर इमेज बनाते हैं तो इसका मिरर इमेज हमें ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर बोथ आर डिफरेंट है, तो इसको कहा जाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि यहाँ पर A है और इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो यहाँ पर भी वही बात आएगा। अब ये दोनों सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोजेबल। तो इसके आधार पर कुछ कैटेगरीज लिखे गए हैं। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है तो आप उसका मिरर इमेज ले लीजिए। अगर R का मिरर इमेज R आता है तो क्या होगा, अगर S का मिरर इमेज R आता है तो क्या होगा, अगर R का मिरर इमेज ऐसे करते हैं, अगर S का मिरर इमेज S होगा तो क्या होगा, अगर R का मिरर इमेज S होगा तो क्या होगा, यानी कि इसका मिरर इमेज R का मिरर इमेज R आ गया, S का मिरर इमेज S आ गया, R का मिरर इमेज S आ गया। और चौथा केस बन जाएगा अगर S का मिरर इमेज R आ गया। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, मात्र 4 ही केस बनेगा। R का मिरर इमेज R, S का मिरर इमेज S, R का मिरर इमेज S, S का मिरर इमेज R। अगर ऐसा हो जाता है, अगर दोनों सेम है तो इसको कहा जाता है आइडेंटिकल। S का S चाहे R का R सेम है तो इसको कहा जाता है आइडेंटिकल। R का S बन गया या S का R बन गया तब इसको कहा जाता है एनांशियोमर्स, या इसको भी कहा जाएगा एनांशियोमर्स। और मैंने वीडियो को शुरुआत में ही आपको RS नोमेनक्लेचर लिखना सिखा दिया है। अब चलिए इसमें एक और स्पेशल कंपाउंड है जिसका नाम है डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप हेडिंग डालिए डायस्टीरियोमर्स, स्टीरियोमर्स।
जैसे इनेंशियोमर्स के तरह ही इसका डेफिनेशन एकदम आसान है। इनेंशियोमर्स था कि टू नॉन सुपर मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कंपाउंड्स विच आर नॉट image of each other is called डायस्टेरियोमर्स। इनेंशियोमर्स से भी ये आसान है। आपको दो कंपाउंड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए डायस्टेरियोमर है कि नहीं, तो बस उसका देख लीजिएगा कि क्या ये पहला दूसरा का मिरर इमेज है। अगर पहला दूसरा का मिरर इमेज नहीं है तो समझिएगा कि वो पक्का डायस्टेरियोमर्स होगा। अगर मिरर इमेज है तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आई थिंक डेफिनेशन सही लिखा हुआ है, विच आर नॉट। हाँ, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक कंपाउंड दिया गया है। यहाँ पर ऊपर CH3 है, नीचे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है C2H5 और H है और यहाँ पर OH है और यहाँ पर OH है। इसके पास देखिए दो कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर है और इसको इरेथ्रो कहा जाएगा क्योंकि H और H OH दोनों सेम साइड में लगे हुए हैं। अब ज़रा इसका मिरर इमेज बनाते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि ये पहला केस है। अगर इसका मिरर इमेज बनाइएगा तो CH3 होगा यहाँ पर C2H5 होगा, OH आ जाएगा यहाँ और H आ जाएगा यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा H। और इसको मान लेते हैं दूसरा। अब एक और कंपाउंड मान लेते हैं। एक दूसरा कंपाउंड में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप CH3 मानते हैं और नीचे इथाइल ग्रुप है फिर से, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर है OH और यहाँ पर है हाइड्रोजन। अब इसका मिरर इमेज बनाते हैं। ये मान लेते हैं तीसरा है, यहाँ पर भी कायरल सेंटर है, यहाँ पर भी कायरल सेंटर है। अगर इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ऊपर मिथाइल रहेगा, नीचे C2H5 होगा और यहाँ पर होगा OH और यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा OH। अब पहचान करना है आपको। 4 तरह के अलग अलग कंपाउंड लिखे गए हैं। आप ज़रा पहचान कर बताइए कि इसमें तीसरा और चौथा को क्या कहा जाएगा, उसके बाद पहला और तीसरा को क्या कहा जाएगा। आई थिंक यही है। फिर है दूसरा और चौथा को क्या कहा जाएगा। अब है कि पहला और चौथा को क्या कहा जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा और तीसरा को क्या कहा जाएगा। पहले तो इनेंशियोमर की पहचान कीजिए। इनेंशियोमर का मतलब होता है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। देखिए इसका मिरर इमेज यहाँ पर बना हुआ है। अगर इसको इस पर सुपर इम्पोज करवाया जाएगा तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा। इसका मतलब कि पहला और दूसरा इनेंशियोमर है। तो पहला और दूसरा, आई थिंक पहला और दूसरा नहीं है, पहला और दूसरा लिख लीजिए, पहला एंड दूसरा। तो यहाँ पर पहला और दूसरा हो जाएगा इनेंशियोमर्स। अब देखिए तीसरा और चौथा, इसका मिरर इमेज यहाँ है। अगर इसको और इसको सुपर इम्पोज कराया जाएगा तो ये नहीं करेंगे, यानी कि ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज हैं। तो 3 और 4 भी हो जाएगा इनेंशियोमर। 3 एंड 4 इनेंशियोमर्स। अब देखिए पहला और तीसरा है, यहाँ पर पहला है और यहाँ पर ये तीसरा है। पहला और तीसरा को देखा जाए तो पहला का मिरर इमेज तीसरा नहीं है। पहला का अगर मिरर इमेज तीसरा नहीं है तब ये दोनों हो जाएगा डायस्टेरियोमर्स। तो यहाँ पर पहला और तीसरा हो जाएगा डायस्टेरियोमर्स, स्टेरियोमर्स। उसी प्रकार से दूसरा और चौथा को देखिए, दूसरा और चौथा भी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, तो इसको भी कहा जाएगा डायस्टेरियोमर्स, स्टेरियोमर्स।
पहला और चौथा को ले लीजिए, ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, इनको भी कहा जाएगा डायस्टेरियोमर्स। दूसरा और तीसरा ये भी मिरर इमेज नहीं है, हाँ तो यहाँ दूसरा और तीसरा को फिर देख लीजिए, दूसरा यहाँ है और दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ है। दूसरा और तीसरा भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। अगर मिरर इमेजेस होता तो उसको एनंशियोमर्स कहा जाता, और मिरर इमेजेस के साथ साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होना चाहिए। अब ये तो मिरर इमेजेस है ही नहीं, इसका इमेज नहीं होगा यहाँ पर, और इमेज नहीं होगा, कैसे नहीं होगा देख लीजिए, इसका इमेज बनाकर देखिए, इसका इमेज ऐसा होना चाहिए, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों अगर सेम हो जाता तो मिरर इमेज होता। यहाँ पर H यहाँ पर OH ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ गया है H तो यहाँ पर है OH, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, इसके और इसके लिए नहीं है, तो इसको कहा जाएगा डायस्टेरियोमर्स। तो चलिए आपको एनंशियोमर्स डायस्टेरियोमर्स भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक और स्पेशल प्रकार के कंपाउंड को देखते हैं। हमने एनंशियोमर्स को देखा, डायस्टेरियोमर्स को देखा, अब हम नया कंपाउंड को देखते हैं जिसका नाम है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड की कैसे पहचान किया जाता है अभी हम थोड़ा देर में इसका डिस्कशन करेंगे। पहले देख लेते हैं कि मीजो कंपाउंड्स किसको कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, कंपाउंड्स विच हैव 2 or more than chiral centers but also have plane of symmetry is called मीजो कंपाउंड। यानी कि हमसे कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा काइरल कार्बन होते हैं, फिर भी उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मौजूद होगा तब उसको मीजो कंपाउंड कहा जाएगा। जैसे 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर एक काइरल कार्बन है तो अगर यहाँ पर सवाल में मान लेते हैं कि 4 गो ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीजो कंपाउंड, और 3 ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें एक काइरल कार्बन होगा, तो उसको ऐसे ही रिजेक्ट कर दीजिए। अगर 2 या 2 से ज़्यादा काइरल कार्बन होगा तब वहाँ पर मीजो कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वहाँ पर फिर चेक किया जाएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तब उसको मीजो कंपाउंड नहीं कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ OH और यहाँ है OH। अब यहाँ पर चेक करना है कि बताइए कि ये मीजो कंपाउंड है कि नहीं है। अब यहाँ से मीजो कंपाउंड चेक करने के लिए पहले देखिए कि कंपाउंड विच हैव 2 और मोर देन काइरल सेंटर्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा काइरल कार्बन होना चाहिए। तो पहले चेक यही कर लेते हैं कि यहाँ पर काइरल कार्बन कितना है। इसको तो काइरल कार्बन नहीं कहेंगे, ना ही इसको काइरल कार्बन कहेंगे, ये काइरल कार्बन होगा और ये भी काइरल कार्बन होगा। तो 2 काइरल कार्बन है, यानी कि हमारा डिफिनेशन सही है। अगर इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तब इसको कहा जाएगा मीजो कंपाउंड। अगर इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तब इसको मीजो कंपाउंड नहीं कहा जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि आप इसको क्या बोलिएगा। ये तो हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, यानी कि यस, इट इज ए मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड के परिभाषा में 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, या तो उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा काइरल कार्बन या काइरल सेंटर होना चाहिए, और दूसरा बात कि उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब यहाँ पर एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक जैसा है, यहाँ पर एक जैसा है, और यहाँ पर एक जैसा है, और यहाँ पर एक जैसा 2 है, यहाँ भी एक जैसा 2 है, और यहाँ भी एक जैसा 2 है। तो आप मीजो कंपाउंड को ट्रिक के जरिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर
दो का 3 पेयर प्रेजेंट हो तब उसे मीजो कंपाउंड्स कहा जाता है। देखिए तो यहाँ पर दो 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 दो, अगर दो दो का 3 पेयर होगा तो पक्का मीजो कंपाउंड होगा। तो और हमारा परिभाषा आसान हो गया। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मीजो कंपाउंड भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने मीजो कंपाउंड को भी समझ लिया। अब मीजो कंपाउंड आप जहाँ लिखे हैं आप उसके ठीक नीचे एक नोट डालिएगा। बड़ा ही पॉपुलर कंसेप्ट है। लिखिएगा कि मीजो कंपाउंड्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, कारण बहुत ही फेमस है। मीजो कंपाउंड्स हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कारण क्या है? इंटरनल कॉम्पनसेशन। इंटरनल कॉम्पनसेशन के कारण इंटरनल कॉम्पनसेशन के कारण मीजो कंपाउंड हमेशा इनएक्टिव होते हैं। ये कारण आप याद रखिएगा। मतलब उसके अंदर ही कुछ ना कुछ होते रहता है जिसको कहा जाता है इंटरनल कॉम्पनसेशन। तो उस कॉम्पनसेशन के कारण वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए जरा एक सवाल को सॉल्व करके देखते हैं जो कि मीजो कंपाउंड पर बेस्ड है। सवाल है चेक मीजो यस और नॉट। चेक कीजिए कि कंपाउंड मीजो होगा कि नहीं होगा। जरा देख लेते हैं सवाल कैसा है। मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी है मिथाइल ग्रुप, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन। मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर H है, यहाँ पर H है और यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ भी ब्रोमीन है। अब ज़रा आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके बताइए कि ये मीजो है कि नहीं, ये मीजो है कि नहीं। कम से कम 2 कायरल कार्बन होना चाहिए। इसके पास भी 2 कायरल कार्बन है, इसके पास भी 2 कायरल कार्बन है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है POS। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कर सकते हैं। तो जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन होता है और जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होता है उसको कहा जाता है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड। और ये मीजो कंपाउंड नहीं है। या 2-2 का 3 पेयर, देखिए 2-2 का 1 पेयर यहाँ है, 2-2 का 1 पेयर यहाँ है, 2-2 का 1 पेयर यहाँ है। तो यहाँ 2-2 का 3 पेयर है। 2-2 का 3 पेयर है तो इसलिए इसको कहा जाएगा मीजो कंपाउंड। यहाँ 2-2 का 3 पेयर नहीं है, 2-2 का 3 पेयर नहीं है तो इसको मीजो कंपाउंड नहीं कहा जाएगा। अब जरा एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसका नाम है डीएल सिस्टम। स्मॉल डी और स्मॉल एल दूसरा चीज होता है। देखिए कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, कैपिटल एंड एल एंड स्मॉल एल, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों एक जैसा नहीं है, ये दोनों भी डिफरेंट है। मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पर है CH2OH, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, H है, OH है,
OH। देखिए ये है पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH दाहिना तरफ है तब उसको कहा जाता है D। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH है यहाँ पर, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन तो सेकेंड लास्ट कार्बन यहाँ पर 5वां नंबर कार्बन होगा। अगर OH है दाहिना तरफ तो D, अगर बायां तरफ है तो L। आप समझ गए होंगे डीएल मेथड क्या होता है। अब जैसे कुछ सवाल है, अब जरा बताइएगा किसको D कहा जाएगा, किसको L कहा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आप पहचान करना चाहेंगे तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, और ये भी कायरल है, तो ये भी कायरल कार्बन है। अब जरा देख लीजिए, यहाँ पर है CHO और OH है, H है, यहाँ पर लिखा हुआ है CH2OH। अब जरा देखिए, इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन यहाँ पर है और ये दाहिना तरफ है, तब इसको कहा जाएगा D, और ये कायरल कार्बन है। उसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर है CHO, यहाँ पर है H, और यहाँ पर है OH, और यहाँ पर है CH2OH, और यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH है लेफ्ट तरफ, इसको कहा जाएगा L। यानी तमाम तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं इस पर। जैसे यहाँ पर है CHO और यहाँ पर है CH2OH, यहाँ पर है H और यहाँ पर है OH। उसी प्रकार से यहाँ पर है H और यहाँ पर है OH। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये भी कायरल है, ये भी कार्बन है। देखिए सेकंड लास्ट कार्बन है, तीसरा कार्बन, और यहाँ पर OH है दाहिना तरफ, तब इसको कहा जाएगा D। तो इस तरीके से कोई भी अगर कंपाउंड देगा तो D और L का पहचान ऐसे किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप D और L भी समझ गए होंगे। इस D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो कि मैंने आपको PPL में बताया था। इस L का मतलब होता है लिबो रोटेटरी, और इस D का मतलब होता है कि सेकंड लास्ट कार्बन में OH राइट तरफ होना चाहिए। अब चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने वीडियो के बीच में ही बताया था, अब ज़रा उसको फिर से समझ लेते हैं। इसका नाम है इरिथ्रोथ्रियो। स्पेलिंग इसका थोड़ा सा खतरनाक होता है इरिथ्रो का, मैं मानता हूँ इस बात को। ERY, देखिए स्पेलिंग गलत हो चुका है पहले। ERY THRO, थ्रियो THREO, ठीक है, इरिथ्रोथ्रियो आइसोमर्स। अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। अब ये वहाँ पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन होते हैं। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँ, ऐसे तो मैंने बता दिया है, फिर भी आप समझिए। यहाँ पर मान लेते हैं ऊपर है CH3 और यहाँ पर है C2H5, और यहाँ पर है H, यहाँ भी H, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br। अगर सेम साइड सेम ग्रुप आ जाए तो इरिथ्रो होगा, ERY। अगर सेम साइड डिफरेंट ग्रुप आ जाए तब वो थ्रियो होगा। देखिए सेम साइड है HH Br Br, तब इसको इरिथ्रो कहा जाएगा, इराइथ्रो। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए ज़रा, CH3 है, C2H5 है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर H है, यहाँ पर Br है, और यहाँ पर Br है, और यहाँ पर H है। अब देखिए सेम साइड एक ही जैसा नहीं आया है, तब इसको कहा जाएगा थ्रियो। बस वही बात था जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अब चले, यहाँ पर एक स्पेशल कंपाउंड का मिक्सचर है जिसको कहा जाता है रेशमिक मिक्सचर या रेशमिक मॉडिफिकेशन। इस चीज़ के बारे में समझते हैं। तो हेडिंग डालना है आपको, रेशमिक मिक्सचर, या इसका एक और नाम है रेशमिक मॉडिफिकेशन। रेशमिक मिक्सचर को इनेंशियोमर्स के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप इनेंशियोमर्स समझ कर आए होंगे तो नो डाउट आपको रेशमिक मिक्सचर भी समझ में आ जाएगा। अगर आप इनेंशियोमर्स के बारे में नहीं जानते होंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रेशमिक मिक्सचर के बारे में नहीं समझा सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। और ये स्टीरियो केमिस्ट्री है। स्टीरियो केमिस्ट्री वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट एंड ड्रावना पार्ट में से आता है केमिस्ट्री का, वो भी ऑर्गेनिक सेक्शन के मामले में। तो वीडियो का एक एक चीज़ आपका देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं देखें आप, डायरेक्ट यहाँ तक आ गए हैं तो फिर दिक्कत होगा। कहा जाता है कि इक्विमोलर ऑफ 2 इनेंशियोमर्स
इज कॉल्ड रेशमिक मिक्सचर। एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है। अगर दो इनैंशियोमर्स का आप सेम मोल ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल ले लेते हैं, या बराबर बराबर अमाउंट ले लेते हैं, तब उसको कहा जाता है रेशमिक मिक्सचर। अब यहाँ पर मैं आपको वीडियो में जोड़ दिया था, पहले बताया था कि इनैंशियोमर्स में एक डी होता है तो दूसरा एल होता है। अगर डी एंड एल बोथ आर 50%, 50-50%, अगर डी भी 50% हो, एल भी 50% हो, तब उसको रेशमिक मिक्सचर कहा जाता है। रेशमिक मिक्सचर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया CHO, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H H OH H OH। मान लेते हैं कि ये D है। अब जरा इसका मिरर इमेज ले लेते हैं। इधर CHO OH यहाँ पर आ जाएगा, H यहाँ पर आ जाएगा, H यहाँ पर आ जाएगा, OH OH यहाँ पर H यहाँ पर OH और यहाँ पर H यहाँ पर CH2। देखिए नॉन सुपर मिरर इमेज है तो इसको इनैंशियोमर्स कहा जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये एल है, लिबो है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये लिबो रोटेटरी मान लेते हैं। अब इसका मात्रा मान लेते हैं 50% और इसका मात्रा भी मान लेते हैं 50%। अगर दोनों 50-50 है, दोनों इनैंशियोमर्स है, तब इसको कहा जाता है रेशमिक मिक्सचर, या इसको रेशमिक मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। रेशमिक मिक्सचर सवाल में पूछा जाता है। रेशमिक मिक्सचर रिएक्शन मैकेनिज्म में डायरेक्ट डिक्टो जाकर के यूज हो जाता है। सबसे जाना पहचाना और अच्छा एग्जाम्पल होता है SN1 SN2। SN1 में पूछा जाता है, SN2 में पूछा जाता है कि बताइए किसमें रेशमिक मिक्सचर बनेगा, तो जिसमें इनैंशियोमर बनेगा उसमें रेशमिक मिक्सचर भी बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको रेशमिक मिक्सचर समझ में आया होगा। अब चलिए रिजोल्यूशन के बारे में समझते हैं कि रिजोल्यूशन क्या होता है। आपको हेडिंग डालना है रिजोल्यूशन। देखिए जब इनैंशियोमर्स आपस में बराबर बराबर होते हैं, जैसे कि D 50% L 50%, तब उसको रेशमिक मिक्सचर कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन है सेपरेशन ऑफ enantiomers from racemic mixture is called resolution। यानी कि इनैंशियोमर्स से रेशमिक मिक्सचर से इनैंशियोमर्स की पहचान करना ही रिजोल्यूशन कहलाता है। इनैंशियोमर्स या तो डी होगा नहीं तो एल होगा। तो डी और एल का आइडेंटिफिकेशन जिस तरीका से किया जाता है उसी तरीका को रिजोल्यूशन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिजोल्यूशन भी समझ में आया होगा। देखिए अब इस वीडियो का वन ऑफ द लास्ट टॉपिक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बट एक वीडियो में पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समाप्त हो जाएगा और इस तरीके से समाप्त किया गया है कि अगर आप ढंग से देख लेते हैं तो कभी नहीं भूलिएगा। कोशिश रही है कि हर चीज़ को आसान से आसान तरीक़ा से बताया जाए। अब यहाँ पर हम इन रिजल्ट तक पहुँच चुके हैं। लिखिए, आप हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। पहला केस, इफ स्ट्रक्चर इज अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है तब क्या होगा?
देखिए यहाँ पर 3 चीज़ होगा, 4 चीज़ मैं यहाँ पर यूज करूँगा। ओ आई यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। ओ ए यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। उसके बाद हो जाएगा मीजो कंपाउंड्स, तब हो जाएगा रेशमिक मिक्सचर। अगर आपने नहीं लिखा है तो अभी लिख लीजिए। ओ आई का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओ ए का मतलब हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड जानते हैं, आर एम का मतलब हो जाएगा रेशमिक मिक्सचर। तो अगर स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली आइसोमर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 के पावर n। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स भी हो जाएगा 2 का पावर n। मीजो कंपाउंड हो जाएगा 0 और आर एम बराबर हो जाएगा OA/2। और आर एम का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मीजो होता है इस केस में 0 और OA का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n और ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है 2 के पावर n, जहाँ n नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। अगर अनसिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में स्पेशल केस बन जाता है। आई थिंक हाँ अनसिमेट्रिकल ही है। अगर सिमेट्रिकल होगा तो वहाँ पर स्पेशल केस बनता है। तो आप इसको नोट कीजिए और धरातल से इस फार्मूला का यूज कीजिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर बना कर चेक कीजिएगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए, समझिए कि ये ट्रिक है, ट्रिक। अगर इस ट्रिक के जरिए आप सवाल बनाइएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा, वरना स्ट्रक्चर बना कर भी चेक किया जा सकता है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए एक सवाल को बनाकर देखते हैं, इस फॉर्मूला को वहाँ पर यूज करेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में CH3 है, उसके बाद है CHOH, फिर सवाल में CHOH है और यहाँ पर CH2OH है। इसमें जितना भी कैलकुलेशन हुआ था सब आप बता दीजिए। तो पहले देखिए कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है। इसमें कायरल कार्बन यहाँ होगा, कायरल कार्बन यहाँ होगा, इसको तो ए कायरल बोलेंगे, और ये भी ए कायरल है। ए कायरल यानी कि कायरल कार्बन नहीं है। तो n का मान हो जाएगा 2। तो ऑप्टिकल आइसोमर बराबर होता है 2 के पावर n, यानी 2 के पावर 2, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर का हो जाएगा फार्मूला 4। और यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स भी होता है 2 के पावर n, तो यहाँ भी हो जाएगा 4। और मीजो कंपाउंड हमेशा 0 होता है। रेशमिक मिक्सचर बराबर होता है OA/2, यानी कि 4/2, यानी कि यहाँ पर रेशमिक मिक्सचर 2 हो जाएगा। रेशमिक मिक्सचर 2 यानी कि 2 बार D और 2 बार Li होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप बना लिए होंगे। अगर सवाल बोर्ड पर लिखा जाता है तो पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अब चलिए देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस में स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होगा, ये आपको पता होगा। केस नंबर 2, इफ स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का स्पेलिंग SYMMETRIC। इफ स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। अब इसमें भी 2 केस बनता है। अगर n इवन होगा तो क्या कीजिएगा, अगर n ऑड होगा तो क्या कीजिएगा। इफ n इज इवन। अभी एक और केस बनाया जाएगा जिसमें n ऑड होगा। तो इसमें आपको एक p कैलकुलेट करना है। p बराबर हो जाएगा n/2। अब इसमें देखिए आप लिखे ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर p-1। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। ऑप्टिकल आइसोमर्स बराबर 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर p-1। ऑप्टिकली एक्टिव मीजो। देखिए जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है ये OA प्लस मीजो के बराबर होता है। जितना मीजो कंपाउंड होगा, जितना ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स के बराबर हो जाता है। तो इसमें इसको कहा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव और इसको कहा जाता है मीजो। तो मीजो का संख्या हो जाएगा 2 के पावर p-1 और ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला हो जाएगा 2 के पावर n-1। और आप जानते हैं कि रेशमिक मिक्सचर बराबर होता है रेशमिक मिक्सचर बराबर होता है OA/2।
अब यहाँ पर OA का फॉर्मूला है 2 के पावर n-1 और इसके बट्टा में हो जाएगा 2। आई थिंक यही है OA बट्टा 2। हाँ, अब अगर OA कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको रेशमिक मिक्सचर भी मिल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बना कर लिखिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, एक सवाल को बनाने में आधा घंटा से ज़्यादा लग जाएगा। अगर फार्मूला लिखते हैं तो तुरंत आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स मिल जाएगा, और सवाल में केवल यही पूछा जाता है कि कितने आइसोमर्स हैं। तो कितने आइसोमर्स हैं इसको जानने के लिए हम पूरा स्ट्रक्चर बनाने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट यहाँ पर हम ट्रिक अप्लाई कर लेंगे। सवाल है यहाँ पर CH3 है, ऊपर CHOH है और CHOH है, यहाँ पर CH3 है। अब इसमें जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं ज़रा आप करके बताइए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको कहा जाएगा कायरल कार्बन और इसको भी कहा जाएगा कायरल कार्बन। ये दोनों कायरल कार्बन है, तो n का मान हो गया 2। n का मान 2 है यानी कि n इवेन है। n इवेन है यानी कि p का मान हो जाएगा 2/2 यानी कि p का मान हो जाएगा 1। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n-1। तो 2 के पावर n-1 यानी कि 2-1 प्लस 2 के पावर p-1 यानी कि 1-1। तो 2 के पावर 2-1 यानी कि 2 के पावर 1 यानी कि 2, अब प्लस 2 के पावर 1-1 यानी कि 2 के पावर 0। 2 के पावर 0 का मान होता है, तो ऑप्टिकली आइसोमर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 3। उसके बाद देखते हैं OA। OA बराबर होता है 2 के पावर n-1, तो 2 और n का मान है 2, तो 2 के पावर 2-1 बराबर 2 के पावर 1 बराबर 2। मीजो 2 के पावर p-1, तो 2 और यहाँ पर p का मान है 1, तो यहाँ पर मीजो कंपाउंड का संख्या आ जाएगा 1। रेशमिक मिक्सचर OA बट्टा 2, तो रेशमिक मिक्सचर बराबर हो जाएगा 2/2 क्योंकि OA का मान है 2। तो ये सारे कैलकुलेशंस है। अब किसी भी कंपाउंड में ये सारा कैलकुलेशन लगाया जा सकता है, और ऑप्टिकल आइसोमर्स में कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंतर्गत इतना ही चीज़ आता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब चलिए अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस हमारा था, आप जहाँ से लिखे हैं ठीक उसके नीचे लिखिएगा। दूसरा केस था इफ़ n इज ऑड। अगर n ऑड होगा तो क्या कीजिएगा, इसमें आप p का फॉर्मूला लिखिएगा n-1। p बराबर हो जाएगा n-1, तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर बराबर हो जाएगा 2 के पावर p। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला की तरह याद कीजिए। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर्स जो कहना है सो कहिए, ये बराबर हो जाएगा 2 के पावर p माइनस 2 के पावर p/2। उसके बाद अगर मीजो कंपाउंड की बात की जाए तो मीजो कंपाउंड बराबर हो जाएगा 2 के पावर p/2। और यहाँ पर रेशमिक मिक्सचर OA/2 होता है, तो RM बराबर हो जाएगा OA/2 और OA का फॉर्मूला यहाँ से हमें मालूम है। सवाल यहाँ पर मेन चीज़ सवाल बना करके देखा जाता है। चलिए देखते हैं सवाल में क्या लिखा हुआ है। CH3 है, CHOH, CHOH, CHOH और यहाँ पर मान लेते हैं CH3। यहाँ पर दिख रहा है सब लोगों को कि इसको और इसको कहा जाएगा कायरल कार्बन, यानी कि n का मान 3 है और n का मान ऑड लेना है। n का मान ऑड आया है, तो p बराबर हो जाएगा 3-1 बराबर 2। OI ऑप्टिकल आइसोमर्स बराबर 2 के पावर p यानी कि 2 के पावर 2 बराबर हो जाएगा 4। ऑप्टिकल एक्टिव बराबर 2 के पावर p 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर p/2, 2 के पावर p/2 यानी कि 2/2 यानी कि हो जाएगा 1। अब 2 के पावर 2 4 माइनस 2। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको जोड़ने पर इतना आता है, तो इसको बिना कैलकुलेट किए भी आप बता सकते हैं कितना माइनस इतना बराबर इतना। ये आया था 4, ये आया था 2, यानी कि इसका आंसर 2 आना चाहिए, लेकिन फार्मूला से भी बना लेते हैं। मीजो बराबर 2 के पावर, इसमें p का मान है 2, अब बट्टा में 2। देखिए 2 और 2 को जोड़ेंगे यहाँ पर 4 आ जाएगा। रेशमिक मिक्सचर बराबर ऑप्टिकली एक्टिव बट्टा 2। रेशमिक मिक्सचर बराबर ऑप्टिकली एक्टिव का संख्या है 2
तो ये होता है रिस्मिक मिक्सचर। तो मुझे उम्मीद है कि ये कैलकुलेशंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का समय आ चुका है। मंजिल सीरीज़ का ये सबसे लंबा वीडियो है और इस वीडियो में मैंने पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बताया है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ भी नहीं छूटा है। और देखिए, केवल ऑप्टिकल आइसोमर को पढ़ाने के लिए ऑफलाइन में 15 से 20 दिन लगता है और ये सारे चीज़ को एकदम कॉन्साइज करके, एकदम नेच्योर दे करके आपको 1 घंटा 25 मिनट के अंतर्गत बताया गया है। लेकिन कोई कंपैरिजन आप नहीं कीजिएगा, एक भी चीज़ कम नहीं मिलेगा। आप ऑफलाइन से अगर तुलना कीजिएगा तो ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप देखिएगा, कहीं ना कहीं तो आप ऑफलाइन पढ़ते ही होंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के इस वीडियो को आप बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें जो मैंने टर्म्स यूज़ किए हैं, मेरे जो इसमें वर्ड्स हैं वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग होने के कारण बच्चों को दिक्कत होता है। वो भी वीडियो है करीब 1.5 घंटे का और ऑप्टिकल आइसोमर्स जैसे चैप्टर्स को थोड़ा करके पढ़ा जाता है। जैसे कि 1 दिन 2 दिन में एनेंशियोमर्स को ख़त्म किया जाता है। म्यूजिक कंपाउंड समझाने के लिए 3-4 दिन लिया जाता है। आरएस नोमेनक्लेचर पर 4-5 दिन क्लास चलता है। 10-10, 20-20 क्वेश्चंस बनाते हैं तब बच्चे लोग समझ पाते हैं। तो वो ऑफलाइन है। ऑनलाइन में यही खासियत होता है कि हम वीडियो को बार बार बैक करके देख सकते हैं। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।